A very good morning to all the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. I am Arvind Mishra, Deputy Director, and we are studying Black Money Act. In this session today, we will start with Section 12 of the Black Money Act. To be exact, the black money undisclosed income and assets. Black money which is in the form of undisclosed foreign income and assets and imposition of tax thereupon. So today we are studying rectification of mistakes. गलतियों का सुधार करना. सेक्शन 12(1) में कहा गया है, A tax authority may amend any order passed by it under this act so as to rectify any mistake apparent from the record. रिकॉर्ड से ही जो मिस्टेक अपैरेंट हो जाती है, जो प्रत्यक्ष हो जाती है, जो मिस्टेक रिकॉर्ड से ही, उसको रेक्टिफाई करने का पावर टैक्स अथॉरिटी को दिया गया है और उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए ऑर्डर को, किसी भी ऑर्डर को अमेंड किया जा सकता है. अमेंड करना मतलब उसको बदलाव करना उसमें. और 12(2) है, नो अमेंडमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द ऑर्डर sought to be amended was passed. जिस वर्ष में जिस ऑर्डर को अमेंड किया जाना है वो पास हुआ था, जिस फाइनेंशियल ईयर में, जिस वित्त वर्ष में पास हुआ था, उस वित्त वर्ष के ख़त्म हो जाने के बाद 4 साल के पीरियड के अंदर कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर किया जा सकता है. कोई भी रेक्टिफिकेशन, कोई अमेंडमेंट उस ऑर्डर में किया जा सकता है मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए जो अपैरेंट है रिकॉर्ड से, और उसके बाद नहीं किया जा सकता. और मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड पे ध्यान देना आपको. जो ऐसी मिस्टेक हो जो रिकॉर्ड से बिल्कुल 100% अपैरेंट, मतलब बिल्कुल 100% प्रत्यक्ष हो गई कि मिस्टेक है ही है, उसमें कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इंक्वायरी का प्रश्न नहीं उठता है, और जिसमें कोई विश्लेषणात्मक दिमाग के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, और मिस्टेक बिल्कुल साफ है, रिकॉर्ड से प्रतीत हो रही है. कभी कभी ऐसा होता है ओरिजिनल ऑर्डर में दिमाग लगा के और दिमाग लगाने के बाद कोई ऑर्डर पास किया जाता है. और इसलिए जहां पर भी दिमाग लगा के पास किया जाता है वहां पे कोई संभावना नहीं रहती है कि उसको दोबारा से उस पर दिमाग लगाया जाए. लेकिन जो अपैरेंट है रिकॉर्ड से, जो बिल्कुल समक्ष है रिकॉर्ड से, जो प्रस्तुत है, जो प्रत्यक्ष है, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है. में 12(3) में कहा गया, द टैक्स अथॉरिटी शैल नॉट मेक एनी अमेंडमेंट which has the effect of enhancing the undisclosed foreign income and asset or reducing a refund or otherwise increasing the liability of the assessee unless the authority concerned has given to the assessee an opportunity of being heard. इसका अर्थ ये है कि टैक्स अथॉरिटी कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेगी जो असेसी के विपरीत हो, असेसी के लिए नुकसानदेह हो, जैसे उसकी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या एसेट को बढ़ा देना, या फिर उसके रिफंड को कम कर देना, या असेसी की लायबिलिटी को अदरवाइज बढ़ा देना. जब तक कि ऐसा ना हो कि अथॉरिटी कंसर्न ने असेसी को एक अपॉर्चुनिटी दे दी हो हियरिंग की. यानी कि अगर असेसी के विपरीत कोई अमेंडमेंट करना है, असेसी के इंटरेस्ट के विपरीत कोई अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए पहले असेसी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको सुनवाई का एक मौका देना आवश्यक है.
जिससे एसएससी को सुन लिया जाए। हो सकता है कि हमें लग रहा है कि कोई चीज़ अपेरेंट रिकॉर्ड से मिस्टेक है और वो मिस्टेक ना हो, या वो ऐसा मुद्दा हो जो अपेरेंट ना हो और हमें प्रतीत हो रहा है कि अपेरेंट है। बात 4 में कहा गया, द टैक्स अथॉरिटी कंसर्न में मेक एन अमेंडमेंट अंडर दिस सेक्शन ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट by the assessee, or as the case may be, by the assessing officer. जो कंसर्न टैक्स अथॉरिटी है वो अमेंडमेंट कर सकती है इस सेक्शन में, या तो अपने आप से कर सकती है ऑन इट्स ओन मोशन, या फिर असेसी के एप्लीकेशन करने पे कर सकती है, या जैसा भी केस हो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा भी अगर एप्लीकेशन की जाती है। अगर टैक्स अथॉरिटी ऐसी है जहां पे असेसिंग ऑफिसर एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे हायर अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी है, तो असेसिंग ऑफिसर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं उस टैक्स अथॉरिटी को। असेसी टैक्स अथॉरिटी के सामने भी, किसी भी टैक्स अथॉरिटी के सामने एप्लीकेशन कर सकता है जिसने वो ऑर्डर पास किया हो कि उसको अमेंड कर दिया जाए। ये जो अमेंडमेंट है यहाँ पे, ये प्रथम दृष्टया होता है, और प्रथम दृष्टया देखने पर, प्राइमा फेसाई देखने पर जो भी मिस्टेक अपरेंट हो जाए, केवल उसको ठीक करने के लिए ये प्रावधान है। जैसे मान लीजिए कि टोटलिंग में आपने गलती कर दी, उसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है, कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अगर आपने टोटलिंग में गलती की तो वो तो गलती है ही है, उसको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद 12(5) है। 12(5) में कहा गया कि एनी एप्लीकेशन विच इज रिसीव बाय द टैक्स अथॉरिटी फॉर अमेंडमेंट ऑफ एन ऑर्डर shall be decided within a period of 6 months from the end of the month in which such application is received by it. टैक्स अथॉरिटी के द्वारा कोई भी एप्लीकेशन रिसीव की जाती है किसी ऑर्डर के अमेंडमेंट के लिए इस सेक्शन में, तो उसको 6 महीने के विद इन डिसाइड किया जाएगा जिस मंथ में वो हुई थी, जिसमें वो एप्लीकेशन की गई थी, रिसीव की गई थी, और 6 महीने के अंतर्गत उसको डिसाइड करना हो। ये मैक्सिमम टाइम है, मतलब इसको जल्दी से जल्दी भी डिसाइड किया जा सकता है। जैसे कि हमारे सिटीजन चार्टर में कुछ डेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं कि ये काम इतने टाइम में होगा, तो उतने टाइम में करना चाहिए। लेकिन 6 महीने तो मैक्सिमम टाइम है, 6 महीने में तो उसको डिसाइड करना ही करना है। और इन ए केस वेयर द ऑर्डर हैज बीन मेड इन एन अपील और रिविजन, अगर वो ऑर्डर अपील का ऑर्डर है या रिवीजन का ऑर्डर है, तो 263 या 264 सेक्शन में किए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। यहाँ पर भी सेपरेट सेक्शंस हैं रिवीजन के और अपील के। तो जो भी ऑर्डर अपील और रिवीजन में किया जाता है, तो टैक्स अथॉरिटी का जो पावर है ऑर्डर अमेंड करने का, वो सीमित हो जाएगा टू मैटर्स अदर देन दोज डिसाइडेड इन अपील और रिवीजन। तो जो टैक्स अथॉरिटी का पावर होगा, उन्होंने जो भी मैटर डिसाइड किए हैं अपील या रिवीजन में, उन मैटर के अलावा अगर कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है ऑर्डर पे, वो किया जा सकता है। कहने मतलब ये हुआ कि जो मैटर डिसाइड किया अपील या रिवीजन में, उसको कोई दूसरा डिसीजन नहीं लिया जा सकता रेक्टिफिकेशन के नाम पे। तो केवल उन्हीं मैटर्स पे जिसमें अपील या रिवीजन डिसाइड नहीं हुआ है, उन्हीं मैटर्स पे करेक्शन वगैरह किया जा सकता है, उन्हीं मामलों में किया जा सकता है जो कि वो मामले नहीं है जो कि अपील या रिवीजन में डिसाइड कर दिए गए। कोई ऐसा मामला जो अपील या रिवीजन में नहीं डिसाइड हुआ और उस ऑर्डर में मेंशन्ड है, जैसे मैंने बताया, जैसे वही बात हो गई, टोटलिंग की बात हो गई। टोटलिंग जैसे मामले तो अपील वगैरह में डिसाइड नहीं होते हैं। इसी तरह से कोई राशि गलत लिख दी गई जो एक्चुअली कुछ और है, या कोई नाम गलत लिख दिया गया, कोई भी मिसप्रिंट हो गया, कोई शब्द में गलती हो गई, उसकी स्पेलिंग में गलती हो गई, या इस प्रकार का कोई भी
बदलाव जो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष है, एकदम प्रथम दृष्टया प्रत्यक्ष है, उसको बस चेंज किया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल, बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन। अब आते हैं सेक्शन 13 पर। और सेक्शन 13 में लिखा गया है कि एनी सम विच इज पेएबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट shall be demanded by a tax authority by serving upon the assessee a notice of demand in such form and manner as may be prescribed। अगर एक ऑर्डर पास होता है और उस ऑर्डर के परिणामतः, उस ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में कोई राशि पेएबल है किसी एसएससी के द्वारा, इस एक्ट में जो भी ऑर्डर पास किया गया, तो उस राशि को डिमांड करना पड़ेगा टैक्स अथॉरिटी को। शैल बी डिमांडेड बाय अ टैक्स अथॉरिटी, अगर पेएबल है तो उसको डिमांड करना होगा। शैल बी डिमांडेड बाय अ टैक्स अथॉरिटी, उस एसएससी पर एक नोटिस सर्व करके डिमांड करना होगा उसको। बाय सर्विंग अपॉन द एसएससी अ नोटिस ऑफ डिमांड, और ये जो नोटिस ऑफ डिमांड है, ये ऐसे रूप और ऐसे मैनर में होगा जो कि प्रेस्क्राइब्ड है, यानी कि नोटिस ऑफ डिमांड जो होगा उसका रूप और मैनर रूल्स में, इसी एक्ट के रूल्स के तहत प्रेस्क्राइब्ड होगा। तो जैसे हमारा सेक्शन 156 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसी तरह से ये सेक्शन 13 है। नाउ सेक्शन 14 says the direct assessment or recovery not barred. Nothing in this chapter shall prevent either the direct assessment of the person on whose behalf or for whose benefit the undisclosed income from a source located outside India is receivable, or undisclosed asset located outside India is held, or the recovery from such person of the tax or any other sum of money payable in respect of such income and asset। इस चैप्टर में ये प्रिवेंट नहीं किया जाता कि डायरेक्ट असेसमेंट कर दिया जाए उस पर्सन पे, कि डायरेक्ट असेसमेंट उस पर्सन पे कर दिया जाए जिसके बिहाफ पे या जिसके बेनिफिट के लिए जो अनडिस्क्लोज इनकम थी उस सोर्स से, जो कि इंडिया से बाहर लोकेटेड था, जो सोर्स ऑफ इनकम इंडिया से बाहर लोकेटेड थी, उससे जो अनडिस्क्लोज इनकम थी, जिस आदमी के बेनिफिट के लिए वो रिसीव की जा रही है, किसी के और के नाम पर भी हो वो वैसे तो, लेकिन अगर वो अनडिस्क्लोज है और वो रिसीव जो की जा रही है वो किसी और के बिहाफ पे रिसीव की जा रही है, और अनडिस्क्लोज्ड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इज हेल्ड, या फिर जो आउटसाइड इंडिया जो अनडिस्क्लोज्ड एसेट है वो हेल्ड है किसी और के बिहाफ पे, तो जिसके बिहाफ पर भी या जिसके बेनिफिट के लिए वो जो अनडिस्क्लोज इनकम है या जो वो अनडिस्क्लोज एसेट है वो होल्ड किया जा रहा है, या वो अनडिस्क्लोज इनकम रिसीव की जा रही है जिसके बिहाफ पे, उस व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट असेसमेंट किया जा सकता है, वो बार्ड नहीं है। और रिकवरी या उससे रिकवरी भी की जा सकती है फ्रॉम सच पर्सन, टैक्स की या जो भी दूसरी राशि पेएबल होगी उस इनकम, उस अनडिस्क्लोज इनकम या उस अनडिस्क्लोज्ड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो इनकम है वो नाम पे किसी और के होती है लेकिन किसी और के बेनिफिट के लिए होती है, और कभी कभी वो किसी और के बिहाफ पे दूसरा व्यक्ति रिसीव कर रहा है, तो ये तो ठीक है कि हम जो रिसीव कर रहा है उसके नाम पे तो टैक्स कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसके पास टैक्सेबल अमाउंट ना हो क्योंकि उसके रिसोर्सेज से बाहर हो गया, क्योंकि जिसके बिहाफ पे वो इनकम रिसीव कर रहा है वो व्यक्ति के पास एसेट्स हो सकते हैं जिसमें से कि टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में असेसमेंट और रिकवरी दोनों उस व्यक्ति पे भी लागू किए जा सकते हैं जिस व्यक्ति के बिहाफ पे ये इनकम रिसीव की जा रही है, और या फिर वो एसेट जो है जिसके बिहाफ पे होल्ड किया जा रहा है उस पर भी डायरेक्ट असेसमेंट या रिकवरी बार्ड नहीं है, यानी उस पर भी की जा सकती है। बार्ड ना होना मतलब कोई रुकावट नहीं है, यानी कि यहाँ चॉइस है,
टैक्स अथॉरिटीज़ के पास कि उसके नाम पे करें जहाँ से टैक्स आ सकता हो। अगर हम ये साबित कर पा रहे हैं कि ये जो अनडिस्क्लोज इनकम है ये किसी पर्सन के बिहाफ पे रिसीव की जा रही है, उसके बेनिफिट के लिए रिसीव की जा रही है, तो फिर अच्छा ये रहता है कि जिसके बेनिफिट के लिए या जिसके बिहाफ पे रिसीव किया जा रहा है या जिसके बेनिफिट या बिहाफ पे वो होल्ड किया जा रहा है अनडिस्क्लोज एसेट, उसके नाम पर उसको या उसके ऊपर डायरेक्ट उसका असेसमेंट या रिकवरी की जाए। उसके आते हैं सेक्शन 15 पे, और ये अपील के बारे में है। 15(1) says that any person objecting to the amount of tax on undisclosed foreign income and asset for which he is assessed by the assessing officer, कोई व्यक्ति जो ऑब्जेक्ट कर रहा है उस अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट के ऊपर जो असेस किया गया है या जिसके लिए उसे असेस किया गया असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, या वो अपनी लायबिलिटी को डिनाई कर रहा है और डिनाइंग हिज लायबिलिटी टू बी असेस्ड अंडर दिस एक्ट, वो ये डिनाई कर रहा है कि इस एक्ट के तहत मैं लायबल नहीं हूँ असेसमेंट के, और ऑब्जेक्टिंग टू एनी पेनल्टी इम्पोज बाय द असेसिंग ऑफिसर, या वो विरोध कर रहा है किसी पेनल्टी का जो कि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इम्पोज की गई है, और ऑब्जेक्टिंग टू एन ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन, या वो किसी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पर ऑब्जेक्शन कर रहा है हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग द रिफंड। जिस रेक्टिफिकेशन ऑर्डर का इफेक्ट ये है कि असेसमेंट को एनहांस किया जाए या रिफंड को रिड्यूस किया जाएगा, ऐसे ऑर्डर पे वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, यानी अब कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर कर दिया गया उस पर वो ऑब्जेक्शन करता है, और या फिर वो ऑब्जेक्ट कर रहा है एक ऐसे ऑर्डर पे जिसमें कि एक क्लेम जो किया गया था असेसी के द्वारा, इज ऑब्जेक्टिंग टू एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू अलाउ द क्लेम मेड बाय द असेसी फॉर ए रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 12, तो ही में अपील टू द कमिश्नर अपील्स। वो व्यक्ति जो ऑब्जेक्शन कर रहा है वो कमिश्नर अपील्स को अपील कर सकता है। यानी कमिश्नर अपील्स को कौन कौन अपील कर सकता है या किस सिचुएशन में अपील जा सकती है कमिश्नर अपील के पास, वो सारी स्थितियां यहाँ पर वर्णित की जा रही हैं कि यदि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ असेसमेंट हो गया है वो उस पर ऑब्जेक्ट करता है कि जो भी टैक्स निकाला गया है अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या एसेट पे, या वो अपनी लायबिलिटी को डिनाई कर रहा है कि भी असेस नहीं होना चाहिए था उसको इस एक्ट में, या वो इस बात से डिनाई कर रहा है कि जो पेनल्टी इम्पोज की गई है उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, या वो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पे ऑब्जेक्शन कर रहा है जो उसके खिलाफ गया है, या फिर कोई क्लेम उसको डिसअलाउ कर दी गई जो उसने रेक्टिफिकेशन के लिए किया था, यानी रेक्टिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और जो उसने एप्लीकेशन किया था सेक्शन 12 में रेक्टिफिकेशन का, तो उसके खिलाफ भी वो अपील में कमिश्नर अपील्स के समक्ष जा सकता है, अपने अपील प्रस्तुत कर सकता है। And every appeal shall be filed in such form and verified in such manner and may be accompanied by a fee as may be prescribed. हर अपील को फाइल किया जाएगा ऐसे रूप में और वेरीफाई किया जाएगा ऐसे प्रकार से, और उसके साथ एक फीस अकम्पनी होगी जो प्रेस्क्राइब फीस होगी। और 15(3) में कहा जा रहा है कि an appeal shall be presented within a period of 30 days from the date of service of the notice of demand relating to the assessment of penalty. जिस तारीख को नोटिस सर्व हुआ था डिमांड वाला असेसमेंट या पेनल्टी से रिलेटेड, या फिर जिस तारीख को इंटीमेशन दिया गया था उस ऑर्डर का, date on which the intimation of the order sought to be appealed against is served in any other case. कोई भी तरह का इंटीमेशन उसको दिया गया कि ये ऑर्डर आपके खिलाफ पास किया जा रहा है, जिसके खिलाफ उसको अपील करना है, तो 30 दिन में जब वो ऑर्डर सर्व होता है या जब वो नोटिस ऑफ डिमांड सर्व होता है उसके 30 दिन के अंतर्गत वो अपील कर सकता है कमिश्नर अपील के समक्ष। एंड द कमिश्नर अपील्स में एडमिट एन अपील आफ्टर द एक्सपिरेशन ऑफ द पीरियड, और इसमें 1 महीने के एक्सपायर होने के बाद भी कमिश्नर अपील को एडमिट कर सकते हैं। A, if he is satisfied that the appellant had sufficient cause for not presenting it within that period, यदि वो संतुष्ट हैं कि appellant के पास
अपीलकर्ता के पास पर्याप्त कारण है कि उसने क्यों नहीं अपील प्रेजेंट किया, क्यों नहीं अपील को प्रस्तुत किया उस पीरियड के अंदर, अगर पर सफिशिएंट कॉज है उसके पास, या और साथ में जो डिले है अपील को प्रेफर करने में मतलब फाइल करने में जो भी डिले हुआ है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं है, यानी 1 साल से ज़्यादा का अगर डिले हो गया है देन द अपील कैन नॉट बी फाइल्ड इन एनी केस। लेकिन अगर 1 महीने का पीरियड ख़त्म हो गया तो उसके बाद अगर ज़्यादा समय लग गया अपील फाइल करने में, तो कमिश्नर अपील्स को ये माइंड अप्लाई करना है कि क्या सफिशिएंट कॉज था, और अगर सफिशिएंट कॉज था for not presenting it within that period, then the Commissioner Appeals may admit an appeal after the expiration of these 30 days also. और उसके बाद है 15(5) में the Commissioner Appeal shall hear and determine the appeal. कमिश्नर अपील हियर करेंगे और को तय करेंगे, यानी अपील पे निर्णय तय करेंगे, and subject to the provisions of this act pass such orders as he thinks fit. और इस एक्ट के प्रावधानों के अधीन वो ऐसे ऑर्डर पास करेंगे जो फिट समझते हैं, एंड सच ऑर्डर्स में इंक्लूड एन ऑर्डर एनहांसिंग द असेसमेंट और पेनल्टी। और ऐसे ऑर्डर्स में शामिल हो सकता है एक ऐसा ऑर्डर जो कि असेसमेंट या पेनल्टी को एनहांस कर रहा है। Provided that an order enhancing the assessment or penalty shall not be made unless the assessee has been given a reasonable opportunity of being heard. एनहांसमेंट का ऑर्डर भी अगर पास करना होगा क्योंकि वो असेसी के विपरीत जा रहा, तो नेचुरल जस्टिस के तहत ये प्रावधानित किया गया यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का मौका देना आवश्यक होगा ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर एनहांसमेंट प्रपोज किया जा रहा है कमिश्नर अपील्स के द्वारा, यानी बढ़त करना है असेसमेंट या पेनल्टी में, या जो भी इनकम अनडिस्क्लोज इनकम में बढ़त करना है, या अनडिस्क्लोज एसेट में बढ़त करना है उसके वैल्यू में, या फिर जो पेनल्टी की राशि है उसमें बढ़त करना है। तो एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी देना पड़े, एक रीजनेबल, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो रीजनेबल होनी चाहिए, जो नाम के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए, जो ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये एक मौका एसएससी को मिल गया है, जिससे कि ठीक ठाक मौका मिल गया है वो उसके खिलाफ अपनी बात को रख सके। और उसके बाद हम आते हैं कि अपील में प्रोसीजर क्या होगा। ये सेक्शन 16 में प्रावधानित किया जा रहा है। द कमिश्नर अपील शैल फिक्स अ डेट एंड प्लेस फॉर द हियरिंग ऑफ द अपील and shall give notice of the same to the appellant and the assessing officer against whose order the appeal is preferred. जिस असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ अपील प्रेफर की गई है या प्रस्तुत की गई है, उस नोटिस इशू करेंगे कमिश्नर अपील्स, डेट फिक्स करने हुए या प्लेस फिक्स करते हुए हियरिंग की, वो उसका नोटिस अपीलेंट को भी देंगे और असेसिंग ऑफिसर को भी देंगे जिसके ऑर्डर के खिलाफ अपील प्रेफर की गई है। और 16(2) में कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग शैल हैव द राइट टू बी हर्ड एट द हियरिंग। जो अपील की हियरिंग होगी उसमें निम्नलिखित को एक अधिकार होगा सुनवाई का, जैसे अपीलेंट को होगा, या तो वो खुद हो सकता है आइदर इन पर्सन और बाय एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, या फिर एक अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा भी वो वहाँ पे प्रस्तुत हो सकता है। और जो असेसिंग ऑफिसर है या तो इन पर्सन या फिर किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उस अपील में भाग ले सकते हैं, यानी असेसिंग ऑफिसर भी किसी प्रतिनिधि के माध्यम से ले सकते हैं भाग। तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर अपना प्रतिनिधि अपने इंस्पेक्टर को बना सकते हैं, और या किसी और अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को, अथॉरिटी को, किसी पर्सन को बना सकते हैं। उसके बाद 16(3) में कहा गया कि द कमिश्नर अपील्स में एडजर्न द हियरिंग ऑफ द अपील व्हेनेवर ही कंसिडर्स इट नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू डू सो। जब भी कमिश्नर अपील से समझते हैं कि जरूरी है और हर तरह से उचित है और उपयुक्त है कि अपील की हियरिंग को एडजर्न किया जाए, यानी किसी और डेट में मुकर्रर कर दिया जाए,
तो वो ऐसा कर सकते हैं. And the Commissioner appeals may, before disposing of any appeal, make such further inquiry as he thinks fit. और अपील को डिस्पोज ऑफ करने से पहले उसकी सुनवाई के अलावा कमिश्नर अपील्स को इंक्वायरी का भी पावर है, वो जो चाहे वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं. द कमिश्नर अपील्स मे ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर हिम डायरेक्ट द असेसिंग ऑफिसर टू मेक एन इंक्वायरी. और जब प्रोसीडिंग चल रही होती है उनके सामने, उसके दौरान कमिश्नर अपील्स डायरेक्शन दे सकते हैं असेसिंग ऑफिसर को भी कि वो एक इंक्वायरी करें और उनको रिपोर्ट करें उन पॉइंट्स पे, ऑन द पॉइंट्स अराइजिंग आउट ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट. जो भी पॉइंट्स क्वेश्चन ऑफ लॉ के हैं या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के हैं. दो तरह के पॉइंट्स अराइज होते हैं किसी भी अपील में, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तथ्यगत प्रश्न और विधिगत प्रश्न. तो जो भी पॉइंट्स हैं उन पे जो अराइज हो रहे हैं उस पे पॉइंट्स यानी बताने पड़ेंगे कमिश्नर अपील्स को, इन पॉइंट्स पे इंक्वायरी करिए और रिपोर्ट करिए. तो जो असेसिंग ऑफिसर को इंक्वायरी और रिपोर्ट करने के लिए भी कमिश्नर अपील्स उस मैटर को भेज सकते हैं जब चल रही है उसके दौरान. और जो कमिश्नर अपील्स हैं हियरिंग के समय he may allow the appellant to go into any ground of appeal not specified in the grounds of appeal if the commissioner appeals is satisfied that the omission was not willful or unreasonable. और यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया है कि अगर कोई ग्राउंड नहीं लिया गया था अपील करने का, अपील फाइल करते वक्त, यानी कोई कारण नहीं लिया गया था, कोई आधार नहीं लिया गया था, और एक फ्रेश आधार या फ्रेश ग्राउंड लिया जा रहा है, अगर वो फ्रेश ग्राउंड लिया जा रहा है तो कमिश्नर अपील्स जो हैं उनको ये निर्णय करना है कि ऐसा तो नहीं है कि पहले ये ग्राउंड इन्होंने जानबूझ के या अनरीजनेबल तरीके से नहीं लिया. जैसे कभी ऐसा होता है कि कोई ग्राउंड इसलिए नहीं लिया गया कि कोई फ़ायदा लेना है उससे, ना किसी ग्राउंड को ना लेने से कोई फ़ायदा हो रहा है और इसलिए ग्राउंड को नहीं लिया गया, और बाद में उन्होंने देखा जब फ़ायदा नहीं हो रहा तो अब कोई दूसरा फ़ायदा लेने के लिए ग्राउंड ले लिया गया. तो जहाँ पर कोर्ट का समय बेकार में या कमिश्नर अपील्स का जो समय है बेकार वेस्ट ना किया गया हो और एक सेंस में जो भी अपील फाइल की गई हो उसमें ग्राउंड ठीक से लिए गए हों, लेकिन उसके बावजूद एक नया ग्राउंड अगर लिया जा रहा है तो उसको अलाउ किया जा सकता है. केवल ये देखना है कि विलफुल या अनरीजनेबल ओमिशन नहीं था. जो पहले नहीं लिया गया, ओमिट कर दिया गया, वो जानबूझ के नहीं किया गया. विलफुल मतलब जानबूझ के करना, अनरीजनेबल यानी बिना किसी कारण के, अकारण या जानबूझ के ओमिशन नहीं किया गया, और अब ग्राउंड अगर लिया जा रहा है तो उसको अलाउ किया जा सकता है कमिश्नर अपील्स के द्वारा. और 7 में कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर अपील डिस्पोजिंग ऑफ द अपील शैल बी इन राइटिंग. और कमिश्नर अपील जो भी ऑर्डर करेंगे वो राइटिंग में करेंगे अपील को डिस्पोज ऑफ करते हुए. एंड शैल स्टेट द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, द डिसीजन देयरऑन एंड द रीजंस देयरफॉर. और उसमें उस ऑर्डर में वो लिखेंगे कि कौन से पॉइंट्स वो डिटर्मिन कर रहे हैं सबसे पहले, और उस पर डिसीजन क्या है उनका, और उस डिसीजन के कारण क्या है. ये तीनों चीज़ लिखनी पड़ेंगी उनको. और क्योंकि शैल वर्ड का प्रयोग किया गया है, ये बहुत ज़रूरी है कि कमिश्नर अपील्स के ऑर्डर में सबसे पहले पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन क्या है, फिर उस पर डिसीजन क्या है और डिसीजन के रीजंस क्या हैं, ये सब चीज़ें उसमें देनी होंगी. क्योंकि वैसे बड़ी नेचुरल बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कोई कारण दिए ऑर्डर कर दिया गया, या ऐसा ऑर्डर कर दिया गया जो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से पॉइंट्स डिटर्मिन किए जा रहे हैं, या कभी समझ में नहीं आ रहा डिसीजन क्या है उस पर, या डिसीजन लिया क्या गया है. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन और डिसीजन देयर ऑन एंड रीजंस देयर फॉर, ये तीनों चीज़ें कमिश्नर अपील्स के द्वारा अपने ऑर्डर में लिखना है. और उसके बाद आते हैं हम 16(8) पर. 16(8) पे एवरी अपील प्रेफर्ड अंडर सेक्शन 15 शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कमिश्नर अपील्स एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल. अपील को
जितनी तत्परता से, जितने जितने स्फूर्ति से पास किया जा सकता है, जितने उचित तरीके से पास किया जा सकता है, उचित स्फूर्ति से पास किया जा सकता है, और जितनी उचित तत्परता से पास किया जा सकता है वो पास किया जाएगा। एंड एंडेवर शैल बी, और कोशिश ये होगी, एंडेवर शैल बी मेड, और इस बात की कोशिश की जाएगी टू डिस्पोज ऑफ सच अपील विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अपील इज परफॉर्म। कोशिश ये की जाएगी, और क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी के हाथ में सब कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ये कोशिश की बात की जा रही है। मैंडेटरी समय सीमा तय नहीं की जा रही, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि वो 1 साल में उस फाइनेंशियल ईयर के उस वित्त वर्ष के अंत से जिसमें अपील फाइल की गई है या प्रेफर की गई है, उसके 1 वर्ष के अंदर, उस वित्त वर्ष के खत्म होने के 1 वर्ष के अंदर उस अपील का डिस्पोजल करेंगे। एंड 9 में कहा जा रहा है, ऑन द डिस्पोजल ऑफ द अपील द कमिश्नर अपील शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर पास बाय हिम टू द एसएससी एंड टू द पीसीआईटी और द सीसीआईटी, पीसीसीआईटी और द सीसीआईटी और द पीसीआईटी और सीआईटी। इन चारों अथॉरिटीज में से किसी एक अथॉरिटी को वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, और एसएससी को भी वो उस ऑर्डर को कम्युनिकेट करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है प्रोसीजर, कमिश्नर अपील्स के यहाँ जो डिसाइड होती हैं अपील्स, उसका ये प्रोसीजर है, जो बहुत ही रीजनेबल प्रोसीजर है। और 17 में अब आते हैं कि कमिश्नर अपील का पावर क्या है। अपील को डिस्पोज करने में कमिश्नर अपील के पास निम्नलिखित पावर्स होंगे, जो शक्तियां प्रदान की जा रही हैं कमिश्नर अपील को। ए, अगर वो अपील असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ है तो वो चाहे तो उसको कंफर्म कर सकते हैं उस ऑर्डर को, या उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको एनहांस भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, या उसको एनल कर सकते हैं। एनल मतलब उसको बिल्कुल कैंसिल ही कर देना, उस ऑर्डर के कोई पूरी तरह से डिलीट कर देना। तो अगर ऑर्डर, तो ये 4 चीज़ों में से कोई भी स्टेप लिया जा सकता है अपील कमिश्नर के द्वारा। और जहाँ तक आप देखेंगे कि इसमें उस ऑर्डर को सेट असाइड करने का कोई प्रावधान नहीं है। सेट असाइड करने का मतलब उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और अब वो दोबारा किया जाए, तो इस तरह के प्रावधान यहाँ पे नहीं लिखे हैं, क्योंकि एक साइकिल में तो कई बार चला जाता है, ऑर्डर हुआ, फिर सेट असाइड होकर वापस आ गया, फिर से वही ऑर्डर हो गया, फिर चला गया अपील के पास, फिर अपील से वही सेट असाइड होकर आ गया। तो एक साइकिल में कई बार चला जाता है और एसएससी उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद एक अपील में जो कि एक पेनल्टी ऑर्डर के अगर खिलाफ है, जो पेनल्टी इम्पोज करते हुए ऑर्डर था, उस केस में वो या तो कंफर्म कर सकते हैं या फिर उसको कैंसिल कर सकते हैं, या वो ऑर्डर को वैरी भी कर सकते हैं, यानी उसको बदल भी सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, या तो एनहांस करते हुए या रिड्यूस करते हुए उस पेनल्टी को। और इसके अलावा किसी केस में जो ना तो पेनल्टी है ना फिर असेसमेंट का ऑर्डर है, वो डिटरमिन करेंगे कि कौन से इशू अराइज कर रहे हैं उस अपील में, और डिटरमिन करने के बाद उन पे जो भी फिट ऑर्डर है वो पास करेंगे, जो वो समझते हैं कि वो फिट है, जो वो सोचते हैं कि फिट है वो ऑर्डर पर, एज ही थिंग्स फिट। और 17(2) में कहा जा रहा है कि द कमिश्नर अपील्स में कंसिडर एंड डिसाइड एनी मैटर विच वाज नॉट कंसिडर्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। तो ऐसा मैटर भी हो सकता है जो असेसिंग ऑफिसर के सामने नहीं था, उन्होंने कंसिडर नहीं किया। अब जैसे एनहांस करना है तो कोई नया मैटर सामने आ गया कमिश्नर अपील्स के सामने, जो असेसिंग ऑफिसर के सामने नहीं था, तो कमिश्नर अपील्स उसको भी कंसिडर करके और डिसाइड कर सकते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं है कोई मैटर असेसिंग ऑफिसर ने कंसिडर किया ही हो, जरूरी नहीं है, वो कोई और मैटर भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि असेसिंग ऑफिसर ने अपने ऑर्डर में कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो कि सही नहीं है, और हालांकि असेसिंग ऑफिसर ने उसको कंसिडर भी नहीं किया था, तो कमिश्नर अपील उसको कंसिडर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। कोई नया मुद्दा भी हो सकता है, जैसे असेसी
को कोई रिलीफ चाहिए और रिलीफ उसको ड्यू है और मिलना चाहिए, और वो रिलीफ असेसिंग ऑफिसर ने नहीं दिया हुआ, असेसिंग ऑफिसर के सामने वो मुद्दा था भी नहीं, लेकिन सीधे सीधे वो मुद्दा कमिश्नर अपील्स के सामने भी आ सकता है, भले ही वो असेसिंग ऑफिसर के समक्ष नहीं था कंसिडरेशन के लिए, या असेसिंग ऑफिसर ने उसको कंसिडर नहीं किया था, तो भी कमिश्नर अपील्स को उस मुद्दे को भी कंसिडर करके डिसाइड कर सकते हैं। इससे कमिश्नर अपील लेवल तक जो भी मुद्दे हैं वो अलाउ हो जाएं या डिसाइड हो जाएं या रिजेक्ट हो जाएं, जो भी डिसीजन लेना है उस पर डिसीजन हो जाए, और कोई ऐसा मुद्दा ना रह जाए कि जिस पर डिसीजन ना हुआ हो। अब जैसे असेसिंग ऑफिसर के पास जाने के बजाय अगर अपील में ही कोई पॉइंट ले लिया जाता है, तो अपील लेवल पर भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि कोई रिलीफ अगर अपील एसएससी के लिए मिलना चाहिए अगर, तो सीआईटी अपील्स भी उसको डिसाइड करेगी। काफ़ी वाइड पावर है कि वो कोई भी मैटर को कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज क्वाइट अ वाइड पावर विच इज बीन ग्रांटेड हियर टू द कमिश्नर अपील्स कि एज पर लॉ अगर कोई डिसीजन कोई भी मैटर उनके समक्ष आता है, भले ही वो जो एसएससी उनके सामने मैटर को लेके आया है, तो उस पर भी वो कंसिडर करके डिसाइड कर सकते हैं। The Commissioner of Appeal shall not enhance an assessment or a penalty unless the appellant has been given an opportunity of being heard. जो कमिश्नर अपील्स हैं वो एनहांस नहीं करेंगे असेसमेंट या पेनल्टी को जब तक कि अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे हियरिंग की। ये हमने पहले भी देखा है। और इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील द कमिश्नर अपील्स मे कंसिडर एंड डिसाइड एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द प्रोसीडिंग्स in which the order appealed against was passed, notwithstanding that such matter was not raised before him by the appellant. और इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ की जा रही है कि अपील डिस्पोज करते समय कमिश्नर अपील ऐसे मैटर को भी कंसिडर और डिसाइड कर सकते हैं जो उस प्रोसीडिंग से अराइज हो रहा है, जिस प्रोसीडिंग में जो ऑर्डर पास किया गया था, जिसके खिलाफ अपील की गई है, उस प्रोसीडिंग से अगर कोई मैटर अराइज कर रहा है, भले ही वो मैटर न रेज किया गया हो, notwithstanding that such matter was not raised before him by the appellant, और अपीलकर्ता ने वो मैटर नहीं भी रेज किया हो, लेकिन वो प्रोसीडिंग से अराइज कर रहा है, यानी यहाँ पे सो मोटो कंसिडरेशन एंड डिसीजन की बात हो रही है कि अपीलेंट ने कोई ग्राउंड लिया भी नहीं, कोई मैटर लिया भी नहीं अपने अपील में, लेकिन वो कमिश्नर अपील्स के सामने आ जाता है और वो देखते हैं कि हाँ ऐसा इसमें है, तो वो उसको कंसिडर करके डिसाइड कर सकते हैं। और जब वो कंसिडर करके डिसाइड करना है उनको, अगर वो एसएससी के खिलाफ है, तो निश्चित बात है कि नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उनको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा एसएससी को, और अगर वो नहीं देते हैं अपॉर्चुनिटी, तो एसएससी के खिलाफ 17(4) में भी वो कोई निर्णय नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि नेचुरल जस्टिस प्रिवेल्स अपॉन ऑल अदर थिंग्स। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 इज अपील्स टू अपीलेट ट्राइब्यूनल, और ये जो यहाँ से सेक्शन 18 से हम शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और अपना ये लेक्चर हम इस वक्त यहाँ पे विराम देते हैं, और जो हमारा